तंत्र विद्या, कब्रिस्तान, लालच और एक खौफनाक रात। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका राब्ता इन सारी चीजों से होने वाला है। एक बार के लिए आपको बता दूं कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैं कल्पा हिमाचल प्रदेश में हूं, लेकिन मुझे लगता है द शो मस्ट गो ऑन, तो मैं कहानी जरूर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है जतिन और उसके दोस्त फैजान के साथ। ये बात है 2016 की, जब जतिन एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता था और फैजान भी कहीं काम करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कहां पर। अक्सर फैजान बहुत ज्यादा चर्चा में रहता था और लोग कहते थे कि ये तांत्रिकों के साथ उठता बैठता है, तंत्र विद्याओं में इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन किसी के पास भी इस बात का पुख्ता सबूत नहीं था। अब फैजान जतिन का इतना अच्छा दोस्त था कि वो उससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता था, इसीलिए जतिन को पता था कि वो हकीकत में कुछ तंत्र विद्याएं जानता है। जब भी जतिन और फैजान का मिलना होता तो हमेशा ही आपस में बातें करते कि कैसे और अमीर हो सकते हैं या फिर कैसे कोई तरकीब ढूंढी जाए जिससे और पैसा कमा सके। और इसी के चलते एक बार फैजान जतिन के पास आया और उसने कहा कि यार, एक तरकीब मिली है, लेकिन वादा कर तू किसी को कुछ बताएगा नहीं। जतिन के हाँ कहने पर फैजान ने उसे बताया कि यार, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ और उस तांत्रिक का कहना है कि वो एक खजाने के बारे में जानता है जो यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर एक गाँव में है। हमें बस उस तांत्रिक के साथ जाना है, वो खजाना निकाल करके लेकर आना है और सब कुछ आपस में बराबर डिवाइड हो जाएगा। जतिन ने यहाँ पर समझदारी से काम लेते हुए कहा कि अगर कोई खजाना है भी तो वो खुद जाकर के क्यों नहीं निकाल लेता, हमें क्यों साथ लेकर के जाना चाहता है। अब बात तो ये भी लॉजिकल थी, तो फैजान ने कहा कि यार, उस खजाने को निकालने के लिए कुछ तंत्र विद्याएं लगेंगी जो मुझे आती हैं और उस तांत्रिक को आती है, और वैसे भी खजाना बहुत ज्यादा है, तो उस तांत्रिक ने मुझ पर भरोसा दिखाया और वो मुझे लेकर के जाना चाहता है। अभी भी जतिन कन्विंस नहीं था, लेकिन फैजान ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया। तब जाकर के जतिन उसकी बात मान गया और उसने कहा कि ठीक है, चल करके देखते हैं क्या चीज है। जतिन दोस्ती के अंदर फैजान की बात मान तो गया, लेकिन आगे जो होने वाला था वो जतिन ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। अब फैजान जिस तांत्रिक की बात कर रहा था वो उसी गांव का था जहां पर यह खजाना था, और उस तांत्रिक ने इन दोनों को वहां पर डायरेक्टली बुलाया था। फाइनली दोपहर के 3 बजे ये लोग अपने घर से निकले और फिर राइट 2 घंटे के बाद इन लोगों ने अपनी गाड़ी एक ढाबे पर रोकी खाना खाने के लिए। साथ ही में इन लोगों ने पास की दुकान से एक मुर्गा भी खरीदा जिसके अगले दिन पूजा में बलि देनी थी, और कुछ और भी सामान लिया जो तांत्रिक ने इन्हें लाने के लिए कहा था। चलते चलते इन्हें रात के 9 बज गए और अब ये लोग उस गांव से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर रह गए थे। आगे का रास्ता इन्हें हाईवे से नीचे उतरकर एक सड़क से होते हुए जाना था जो कि मोस्टली जंगल से गुजरता था। ये लोग इस हाईवे पर खड़े होकर के किसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई इंसान आए और उससे ये लोग रास्ता पूछ लें, लेकिन इस समय तक ये हाईवे एकदम खाली हो चुका था। जैसे तैसे इन लोगों को एक इंसान दिखाई दिया तो इन लोगों ने उससे इस गांव का रास्ता पूछा तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। उसने कहा कि आप लोग तो कहीं बाहर के नजर आ रहे हो, आप लोगों को इस गांव में क्या काम है। और फिर रास्ता बताते हुए उस आदमी ने कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो रात के समय इस गांव में बिल्कुल मत जाना, एटलीस्ट सुबह होने तक का वेट कर लो, फिर आप लोग वहां पर चले जाना। ये बात सुनकर के जतिन बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन फैजान ने उससे कहा कि यार, कुछ भी नहीं होगा, तू बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है। वैसे भी अगर उस गांव में कोई रिस्क है तो अनजान लोगों के लिए है, लेकिन हम तो उस तांत्रिक को जानते हैं, हम तो सीधा उसके पास जा रहे हैं। इसके बाद जतिन और फैजान इस रास्ते पर निकल पड़े। ये पूरा रास्ता जंगल से होकर के निकलता था और लगभग सड़क इस रास्ते की टूटी हुई थी, तो इन्हें करीब 50 से 55 मिनट लगे उस गांव में पहुंचने के लिए। और वहां पर पहुंच के फाइनली फैजान ने उस तांत्रिक को कॉल किया कि हम लोग आ गए हैं। जतिन का मन अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फैजान की आंखों पर खजाने का पर्दा चढ़ा हुआ था, इसलिए वो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा था। ये लोग जिस गांव में आए थे वो पूरा का पूरा मुस्लिम आबादी वाला गांव था और उस समय ईद के दिन चल रहे थे। उस तांत्रिक ने इन दोनों से मिलते ही ना खाना पूछा ना पानी, और सीधा इन्हें लेकर के एक पुराने से खंडर जैसे घर में चला गया। इन लोगों से उसने कहा कि आज रात यहीं रुकना है और आज हम यहाँ पर एक क्रिया करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक क्रिया की शुरुआत हुई। जतिन और फैजान जो सामान लेकर के आए थे उससे कुछ रिचुअल किए गए और करीब रात के 11 बजे तक ये सारे रिचुअल्स चले। रिचुअल के बाद तांत्रिक ने उनसे कहा कि आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक काली माँ की पूजा करेंगे और काली माँ हमारे सामने प्रकट होंगी। उसके बाद जो भी माता हमसे मांगेगी वो हमें देना होगा और उसके बाद माता हमें खजाने का पता बता देंगी। इसके बाद काफी देर तक इन लोगों ने वहां बैठकर बातें की। रात का खाना इन लोगों ने खाया और उसके बाद तांत्रिक वहां से चला गया। इन दोनों को जिस घर में रुकवाया गया था उसमें 2 कमरे थे, जिसमें से एक कमरे में ये दोनों रुके हुए थे और दूसरे कमरे की ओर जो रास्ता जाता था वो भी इसी कमरे के अंदर एक दरवाजा था, वहीं से होकर के जाता था। इस तांत्रिक ने जाने से पहले इन लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए,
ना तो इस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करनी है और ना ही इसके दरवाजे को खोलना है। इन लोगों के कमरे में कोई भी लाइट का कनेक्शन नहीं था। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था और किसी तरह से ये कैंडल की लाइट में वहां पर सोने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर बैठे बैठे फिर से जतिन का दिमाग काम किया। उसने फैजान से कहा कि यार ये बाबा मुस्लिम है और ये कह रहा था कि कल काली माता की पूजा करेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? साथ ही में ये भी कह रहा था कि माता जो भी हमसे मांगेगी वो हमें देना पड़ेगा। अगर उन्होंने हम दोनों में से किसी एक की जान मांग ली तो? सामने से फैजान ने इसकी बात को टालते हुए कहा कि यार तू डरता बहुत है, सो जा, कुछ भी नहीं होगा। फैजान गाड़ी चला करके बहुत ज्यादा थका हुआ था तो वो वहां पर लेटते ही सो गया। लेकिन जतिन को बिना एसी या कूलर के नींद ही नहीं आ रही थी। वो भी अपने दिमाग को शांत करके सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से साथ वाले कमरे से उसे एक छोटे से बच्चे के हंसने की आवाज आई। उसी कमरे से जिस दरवाजे के अंदर जाने के लिए तांत्रिक ने उन्हें मना किया था। जतिन घबरा गया। वो तुरंत यहाँ पर खड़ा हुआ और उसने जाकर के दरवाजे पर कान लगाया, लेकिन तब तक वो आवाज आना बंद हो गई। जतिन को लगा कि शायद ये उसके दिमाग का वहम होगा। तांत्रिक ने उन्हें वहां जाने से मना किया है तो शायद उसका दिमाग अपने आप को स्टोरी क्रिएट कर रहा होगा या उसका ये डर होगा। तो उसने इस बात को इग्नोर किया और वो वापस अपने बेड पर आकर के सोने की कोशिश करने लगा। जतिन फिर से यहाँ पर सोने की कोशिश कर ही रहा था कि वापस से उसे उस कमरे के अंदर से एक औरत के फुसफुसाने की आवाज आई। इस बार जतिन एकदम श्योर था कि ये उसका वहम नहीं है। जतिन बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने तुरंत फैजान को उठाया और उससे कहा कि यार वहां से किसी औरत की आवाज आ रही है। लेकिन फैजान यहाँ पर इतना ज्यादा थका हुआ था कि उसने तुरंत जतिन की बात को इग्नोर कर दिया और उससे कहा कि यार सो जा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जतिन ने फिर से अपने दिमाग को समझाया कि यह उसका वहम होगा। हालांकि वो जानता था कि उसने एकदम साफ साफ एक औरत के फुसफुसाने की आवाज सुनी है, लेकिन सबसे सही ऑप्शन उसे अपने मन को समझाना ही लग रहा था। जतिन डरा सहमा किसी तरह से सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके ऊपर एक काली बिल्ली झपट पड़ी और फिर उसके देखते ही देखते वो काली बिल्ली साथ वाले कमरे में चली गई, बिना दरवाजा खोले, गेट के आर पार। जतिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या देखा है। वो बहुत ज्यादा बौखला गया और उसने तुरंत फैजान को उठाया और उठा करके ये पूरा बिल्ली वाला इंसिडेंट बताया। अब ऑब्वियसली ऐसी बात को कौन ही मानेगा कि बिल्ली गेट के आर पार हो गई, लेकिन जतिन का डरा हुआ चेहरा देख करके फैजान ने इस बात को कंसिडर किया और उसे लगा कि शायद होगा कुछ जिससे ये डर रहा होगा। फैजान ने उससे कहा कि यार तू डर मत, मैं उठ करके तेरे साथ बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कि अब किस चीज की आवाज आती है। ये लोग दोनों साथ में बैठे ही थे कि अचानक से साथ वाले कमरे से एक और आवाज आई और इस बार यह आवाज दोनों ने सुनी। साथ वाले कमरे से एक औरत के चलने की आवाज आ रही थी और उसी के साथ साथ उसकी पायल की आवाज भी आ रही थी। यह आवाज सुनकर के जतिन बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन फैजान ने यहां पर उससे कहा कि मैं साथ वाले कमरे में जाकर के देखता हूं आखिर कौन है यहां पर। यहां पर जतिन ने उसे किसी तरह से रोका और उसने कहा कि याद कर, तांत्रिक ने स्पेशली मना किया था कि इस कमरे के अंदर नहीं जाना है। ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी कमरे से कोई चीज गिरने की जोर से आवाज आई। इन दोनों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कभी अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, कभी पायल की आवाज आती है, तो कभी कोई चीज गिरने की आवाज आती है। ये दोनों डरे सहमे वहां पर बैठे हुए थे कि धीरे धीरे ये आवाजें आना कम हो गई। अब बैठे बैठे यहां पर जतिन को नींद आने लगी। जतिन ने फैजान से कहा कि यार तेरी नींद पूरी हो चुकी है, तू सो गया है थोड़ी देर, तो अब एक काम करता हूं, मैं सो जाता हूं और तू पहरा दे। उसके बाद तू सो जाना और थोड़ी देर के लिए मैं पहरा दूंगा। फैजान इस बात को मान गया और जतिन सोने के लिए चला गया। जतिन सोया ही था कि थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। जतिन जब उठा तो फैजान वहां पर कमरे में नहीं था। जतिन के सोने और उठने के बीच में बहुत कुछ चेंज हो गया था, जो भी आगे आने वाली कहानी में आपको पता लगेगा। जतिन की जब नींद खुली तो उसे एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसी का नाम लेकर के उसे पुकार रहा था और यह आवाज वही साथ वाले कमरे से आ रही थी। जतिन ने उठते ही सबसे पहले फैजान को आवाज देनी शुरू की, उसे जोर जोर से पुकारना शुरू किया, लेकिन फैजान कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वो आसपास था ही नहीं। जतिन वहां से खड़ा हुआ, उसने फ्लैश लाइट ऑन की क्योंकि अभी तक कैंडल की लाइट बुझ चुकी थी। जब उसने फ्लैश लाइट ऑन की तो उसने देखा कि वो जो साथ वाला कमरा है उस पर पहले एक कुंडी लगी हुई थी, लेकिन अब जब वहां पर लाइट पड़ी तो वो कुंडी खुली हुई थी, तो उसको लगा कि शायद फैजान अंदर चला गया है। जतिन ने हिम्मत करके यहाँ पर दरवाजा खोला, लेकिन वो बाहर से खड़ा होकर के ही फ्लैश लाइट अंदर मार करके देख रहा था।
जब उसने अंदर फ्लैश लाइट डाली तो अंदर उसे बहुत सारे मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे और वहीं पर उसे कोने में एक आदमी बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा था। फ्लैश लाइट पड़ने पर उस आदमी की आंखें हल्की सी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो वहां पर कोने में बैठा हुआ है। जतिन यहाँ पर खड़ा खड़ा अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से एक ठंडा सा हाथ उसके पीछे से आया और उसने उसे जोर से अंदर की ओर धकेल दिया। उसने जब पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अंदर जाने के बाद जतिन ने आसपास फ्लैश लाइट डाली, कॉर्नर वाले इंसान को देखने की कोशिश की तो वो कोई और नहीं बल्कि फैजान था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। जतिन ने देखा कि जो मुर्गा ये लोग कल लेकर के आए थे, जिसकी अगले दिन बलि लगनी थी, फैजान उसे वहां पर बैठ करके कच्चा चबा रहा था और उसका पूरा खून फैजान के मुंह पर, फैजान के हाथों पर लगा हुआ था। उसने जब फैजान को उठाने की कोशिश की तो वो वहां से टस से मस नहीं हो रहा था। जब जतिन ने बहुत ज्यादा कोशिश की तो फैजान ने यहाँ पर एक जानवर की तरह उसे गुस्से से देखा और बहुत ही बुरी तरह से घुर्राकर उसे घूरने लगा। इस समय रात के करीब 3 से 3:30 बज रहे थे। जतिन बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने तुरंत तांत्रिक को फोन किया और सारी बात बताई और उससे जल्दी से जल्दी आने के लिए कहा। किसी तरह से तांत्रिक वहां पर पहुंचा और पहुंचते ही उसने फैजान के ऊपर कोई चीज छिड़की और उसे उस कमरे से बाहर लेकर के आया। कमरे से बाहर आने के थोड़ी देर के बाद ही फैजान नॉर्मल हो गया और तब उस तांत्रिक ने उससे पूछा कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि इस कमरे के अंदर नहीं जाना है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई अंदर जाने की। और यहां पर एक्चुअल में पता लगा कि जतिन के सोने और उठने के बीच में जो चीज हुई थी वो क्या थी। फैजान ने बताया कि जब वो जतिन के सोने के लिए पहरा दे रहा था तो अचानक से उसे बाथरूम आया और वो बाथरूम करने के लिए बाहर चला गया। वो वहां से लौट ही रहा था कि उसे कमरे के अंदर से जतिन के चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी। वो भाग करके कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि जतिन अपने बेड पर नहीं है और उस साथ वाले कमरे के अंदर से जतिन के रोने और कराने की आवाजें आ रही थी। फैजान ने बिना सोचे समझे अपने दोस्त को बचाने के लिए उस कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही वो अंदर गया उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। जतिन यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया और वो उल्टा तांत्रिक पर ही गुस्सा हो गया। उसने उसे कहा कि इस कमरे का आखिर राज क्या है, तुम हमें बता क्यों नहीं रहे, तुमने हमें इस हॉन्टेड घर में छोड़ दिया और तुम खुद वहां से चले गए हो। यहाँ पर उस तांत्रिक ने बताया कि इस घर के अंदर एक छोटे बच्चे और उसकी माँ की आत्मा थी जिसे उसने किसी तरह से इस कमरे के अंदर कैद कर रखा था। उसने कहा कि इस कमरे के खुलने के बाद तुम लोगों ने उन दोनों की आत्मा को आजाद कर दिया है, अब मुझे फिर से उनकी आत्मा को कैद करना पड़ेगा। अब आप शायद जानते होंगे कि तांत्रिक अपना काम करवाने के लिए बहुत सी आत्माओं को कैद करके रखते हैं और शायद इन्हीं में से थी वो छोटे बच्चे और उसकी माँ की आत्मा भी। अब तक यहाँ पर सुबह के 4:30 से 5 बज चुके थे। इस तांत्रिक ने कहा कि आज रात को हमें सारे रिचुअल्स करने हैं, काली माता की पूजा भी करनी है, तो तुम लोग यहाँ पर वापस जाकर के सो जाओ। मैंने इस घर के अंदर कोई चीज छिड़क दी है जिसके बाद वो आत्मा तुम्हें वापस से परेशान नहीं करेगी। किसी तरह से इन लोगों ने अपने मन को समझाया और वहां पर ये दोनों जाकर के सो गए। और जब ये सुबह उठे तो जतिन फिर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। जतिन ने यहाँ पर फिर से फैजान से कहा कि भाई यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पर वही बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ पर फैजान ने फिर से उसकी कोई भी बात नहीं मानी क्योंकि उसके दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ खजाना घूम रहा था। अब जतिन और फैजान बहुत अच्छे दोस्त थे तो जतिन अपने दोस्त को छोड़ करके भी नहीं जा सकता था। उस दिन ये लोग फिर से मार्केट गए और एक मुर्गी लेकर के आए पूजा में बलि देने के लिए। रात होते होते तांत्रिक इन लोगों के घर पे आया और इनसे कहा कि चलो हमें पास के एक कब्रिस्तान में जाना है, हम लोग वहीं पर पूजा करेंगे। यहाँ पर जतिन का फिर से माथा ठनका। उसने कहा कि यार ये कह रहा था काली माता की पूजा करनी है और अब ये कह रहा है कि कब्रिस्तान में जाकर के करनी है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिर से यहाँ पर फैजान ने उसकी एक नहीं सुनी। सारा सामान लेकर के ये दोनों उस कब्रिस्तान में पहुंचे और वहां जाते ही उस तांत्रिक ने कुछ रिचुअल्स और कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए। उस तांत्रिक ने इन दोनों को सख्ती से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूं तुम दोनों अपनी आंखें नहीं खोलोगे और तुम दोनों अपने घुटनों पर बैठे रहोगे। ये सब कुछ चलते चलते करीब 15 से 20 मिनट हो गए थे और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जतिन ने अपनी आंखें धीरे से खोल करके देखी तो वहां पर वो तांत्रिक नहीं था। लेकिन जो चीज जतिन ने देखी वो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। जतिन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो थोड़ा दूर उसे 4-5 लोग खड़े हुए दिखाई दिए, जिसमें से एक ने काली माता की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। उसने अपना फेस मास्क हटा रखा था और वो इन सब से बात कर रहा था। तो जतिन को समझ में आया कि इसने कॉस्ट्यूम पहनी है और ये कोई इंसान है। जतिन ने तुरंत फैजान से कहा कि जल्दी से अपनी आंखें खोल और सामने देख क्या हो रहा है।
जब फैजान ने अपनी आंखें खोली तो ये दोनों तुरंत समझ गए कि ये किसी बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं। उन लोगों को खुद से दूर देख करके ये लोग तुरंत वहां से खड़े हुए और उस कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भागने लगे। जैसे तैसे ये लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और वहां से गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये लोग जैसे ही उस गांव वाले रास्ते से बाहर निकले, हाईवे पर पहुंचे तो थोड़ा आगे जाकर के ये एक भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर रुक गए कि अगर कोई इनको फॉलो भी कर रहा होगा, कोई इनके पीछे भी आ रहा होगा, तो एटलीस्ट इतने लोगों में वो इनका कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पर जतिन ने उस ढाबे पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि इधर पीछे जो गांव है वहां पर कुछ गड़बड़ है क्या, और फिर उसने अपने साथ हुआ सारा किस्सा भी उस आदमी को बताया। उस बूढ़े आदमी ने इसे बताया कि इस पूरे गांव के अंदर यह चीज बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर कुछ तांत्रिक हैं जो हकीकत में तंत्र विद्या जानते तो हैं, लेकिन वो बहुत सारे फ्रॉड्स में भी इन्वॉल्व हैं। वो लोगों को बुलाते हैं कि उनका काम हो जाएगा, उन्हें बहुत सारे लालच दे करके बुलाते हैं और फिर यहाँ पर किसी तरह से उन्हें लूट करके वापस भेज देते हैं। अब इन लोगों को पिक्चर एकदम क्लियर हो गई थी। फैजान समझ गया था कि वो जो 4-5 लोग सामने खड़े थे काली माता के कॉस्ट्यूम में, वो थोड़ी देर की पूजा होने के बाद काली माता के प्रकट होने का ढोंग करते और फिर इनसे पैसे लूटने की कोशिश करते, क्योंकि उस तांत्रिक ने कहा भी था कि जो भी तुमसे काली माता मांगेगी तुम्हें देना पड़ेगा। ये सब कुछ फेक था सिवाय एक चीज के। जतिन ने उस काली बिल्ली को अपनी आंखों के सामने गेट के आर पार जाते हुए देखा था। वो पायल की आवाज, वो फुसफुसाने की आवाज, वो बच्चे के रोने की आवाज, ये सब कुछ एकदम रियल था। उस तांत्रिक ने जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर इन लोगों को एक ऐसे घर में छोड़ दिया था जो हॉन्टेड था और जहां पर इन लोगों के साथ वो हुआ जो शायद इन्हें अपनी सारी जिंदगी याद रहेगा। उस दिन किसी तरह से ये लोग वापस अपने घर लौट गए और उस दिन के बाद इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पैसे कमाने के शॉर्टकट के बारे में नहीं सोचा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए एक बार फिर से माफी चाहूंगा। जल्दी हम हमारे स्टूडियो में होंगे और वहां पर एग्जैक्ट उसी बैकग्राउंड के साथ शूट कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ बेटर बैकग्राउंड के साथ भी शूट कर रहे हो, लेकिन एक बार के लिए मैं चाह रहा था कि स्टोरीज ना रुकें, आप लोगों तक कहानियां पहुंचती रहें, इसीलिए मैं इसी बैकग्राउंड में स्टोरी लेकर के आ गया। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।